ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 6 जुलाई। फटाफट बड़ी खबर निकल के आई, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अजित पवार लगातार शरद पवार को कह रहे थे कि रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, लेकिन वहीं करारा हमला बोला है। शरद पवार ने कहा भी शेर जिंदा है, भले 82 साल का हुआ हो। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर मणिपुर से निकल के आ रही, जहां पर हिंसा के बीच 2 महीने बाद 1 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल खुला है। बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से माहौल शांति की ओर बढ़ रहा है। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से। बड़ी खबर जहां पर एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा मामला, सिंबल का मामला, चाचा भतीजे के अंदर फूट देखने को मिल रही है। बताएंगे इसके बारे में। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से बीजेपी हटाओ, आदिवासियों को बचाओ, लगातार ट्रेंड कर रहा है। वहीं देखा जाए कांग्रेस ने भी इस पर करारा हमला बोला है। बड़ी खबर निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। वही देखा जाए एकनाथ शिंदे ने खुलकर किया है भाजपा का विरोध, नाराजगी जताई है। कैसे जताएंगे आपको। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं गए हैं एकनाथ शिंदे, आखिर क्या वजह रही है इसके बारे में जानना जरूरी है। अच्छा चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुलेन ने करारी फटकार लगाई भाजपा को, कहा सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला निकल के आ रहा है, लोकतंत्र को लेकर भी इसको बारे में बताएंगे। वहीं देखा जाए तो बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा है, गुजरात में भी बदला जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष। वही यूसीसी को लेकर भी एक खबर निकल के आ रही है, अच्छी खबर है। वहीं देखा जाए मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, शिक्षा भर्ती में घोटाले का पोल खुल रहा है। देखा जाए शिवराज सरकार का 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं लाई जा रही। इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। वही बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। वहीं शिंदे गुट में क्यों हड़कंप मचा है, ईवीएम पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं देखा जाए 22 जुलाई को प्रियंका गांधी की नई रैली होने वाली है मध्य प्रदेश में। वहीं देखा जाए अखिलेश यादव ने विपक्ष को लेकर भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सारी खबरें निकल के आ रही हैं, सब खबरें आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया से फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहले बड़ी खबर निकल के आ रही। जहां दोस्तों आप देखें कि 2 जुलाई से लगातार महाराष्ट्र में राजधानी, इस बार लड़ाई शिंदे परिवार से नहीं है बल्कि पवार परिवार से लड़ाई छिड़ चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिटायरमेंट पर लगातार तंज कसा जा रहा था अजीत पवार द्वारा। अजीत पवार का कहना था कि अब शरद पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र काफी हो चुकी है, अध्यक्ष हमें बना दिया जाए एनसीपी का। लेकिन वहीं इस पर शरद पवार का भी बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है अभी शेर जिंदा है तो अध्यक्ष वही रहने वाला है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई और भी बढ़ गई है। अब देखा जाए आरोप प्रत्यारोप की तरफ यह लड़ाई बढ़ती जा रही है। शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दोनों गुटों की ओर से बुधवार को शक्ति प्रदर्शन किया गया, ये पूरी देश देखा है। वहीं देखा जाए अब दोनों दिग्गजों नेताओं के बीच समर्थन का भी दौर शुरू हो चुका है। इस दौरान अजीत पवार ने अपने 83 वर्षीय चाचा शरद पवार को याद दिलाया कि अब उनको सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, समय आ चुका है। अब अजीत पवार ने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन इसको लेकर करारा हमला बोला है शरद पवार ने। शरद पवार का कहना है। वहीं अनिल देशमुख ने भी पलटवार किया है। उनका भी कहना है कि 82 साल का शेर अभी जिंदा है तो ऐसे में पवार ही रहने वाले हैं अध्यक्ष। दरअसल आपको बताते चले अब एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई जारी हो चुकी है। एक तरफ जहां देखा जाए अजीत पवार ने शिंदे गुट में शामिल होकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, दूसरी तरफ अब एनसीपी का दावेदार कौन होने वाला है इसके लिए लड़ाई छिड़ी हुई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच जारी है। लेकिन इसका निर्णय तो चुनाव आयोग ही कर पाएगा, आखिर असली पार्टी का दावेदार कौन होने वाला है अब देखने वाली बात होती है। वैसे आप सबकी राय से कौन असली दावेदार है पार्टी का, जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से। बड़ी खबर है जहां पर हिंसा लगातार 3 मई से जारी है। आज आप देख सकते हैं यहां पर 6 जुलाई हो चुका है, लेकिन हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बीच शांति बहाली की ओर थोड़ा मणिपुर बढ़ रहा है, क्योंकि देखा जाए 2 महीने बाद 1 से लेकर 8 तक स्कूल खोले जा रहे हैं। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा, 2 महीनों से अधिक समय के बाद बुधवार को देखा जाए 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोल दिए गए। लेकिन देखा जाए इसमें छात्रों की उपस्थिति केवल 20% है, क्योंकि आप अच्छे से समझ रहे हैं इसकी वजह क्या है। देखा जाए तो भिन्न भिन्न जिलों में लगातार हिंसा भड़की है, जैसे कि चुराचांदपुर हो या फिर विष्णुपुर हो या कांची चिंगपुर हो या कंगोपोई हो या पूर्वी इम्फाल क्यों ना हो, वहाँ के उलरखूल में भी लगातार हिंसा जारी है। यानी कि देखा जाए तो लगातार हिंसा है। इस हिंसा के बीच स्कूल खोलना पूरी तरह से देखा जाए तो और भी दंगा भड़क सकता है और इससे जान माल की और भी
क्षति पहुंच सकती है, लेकिन ये सरकार को समझ नहीं आने वाला है और प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में खटक रहा है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनाव आयोग पहुंचा है चाचा भतीजे की लड़ाई। अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी और सिंबल पर किया है दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले अजीत पवार ने 40 विधायकों के साथ अब पार्टी पर अपना दावा ठोकना चाह रहे हैं। हल्फनामा भी दायर हो चुका है और देखा जाए दूसरी तरफ शरद पवार भी इस लड़ाई में आगे निकल रहे हैं। शरद पवार भी देखा जाए तो उनका कहना है कि पार्टी का असली दावेदार मैं हूं, क्योंकि पार्टी मैंने बनाई है। दूसरी तरफ अजीत पवार का कहना है कि हमारे पास 40 विधायकों का हल्फनामा है, इसलिए पार्टी का दावेदार हमें बनाया जाए और मेन लड़ाई पार्टी के नाम से नहीं बल्कि उसके सिंबल से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अब लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर उद्धव गुट की लड़ाई थी, शिंदे गुट की तरफ से जो चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा है चिन्ह को लेकर, वही सब लड़ाई अब पवार परिवार में भी देखने को मिल रहा है और सारा मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। 40 विधायकों का हल्फनामा भी दायर हुआ है। देखा जाए शरद पवार का कहना है कि 1999 में पार्टी की स्थापना मैंने की थी, विभाजन कर पार्टी को मैंने बनाया, तो पूरा दावा मेरा होना चाहिए और चिन्ह भी हमें भी मिलना चाहिए। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, पार्टी का चिन्ह किसे मिलना चाहिए और दावेदार भी कौन होना चाहिए, इसकी राय आप जरूर बताइएगा। अच्छा चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महंगाई को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा हमला बोला। मोदी सरकार की लूट से बढ़ रही है महंगाई और बेरोजगारी, जनता देगी इसका जवाब। खड़गे ने साधा करारा निशाना, कहा जनता दूर नहीं है समय जब इसका जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, टमाटर से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें आम आदमी की रसोई का पूरा बजट बिगड़ सा गया है। और देखा जाए सरकार इसको लेकर चुप्पी साधे है। अगर उनसे पहुंचा जाएगा कि आटा महंगा हो रहा है तो कहेंगे डेटा सस्ता हो रहा है। यह प्रधानमंत्री की आज की रीति नहीं है, लगातार ऐसी रीति रही है कि प्रधानमंत्री हर बार जो सवाल पूछा जाता है उससे फिरक कर जवाब देते आए हैं। अगर उनसे पूछेंगे सब्जी महंगी हो रही है तो कहेंगे डाटा सस्ता हो रहा है। अब उनसे पूछिए कोई डाटा खाने वाला है या सब्जी खाकर जी रहा है, लेकिन यह बात ना तो प्रधानमंत्री को समझ आने वाली है ना तो भाजपाइयों को। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि आने वाले समय में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने महंगाई को आलमतोड़ बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे आप सबकी क्या राय है, और इस सरकार की कल्पना भी अब कोई नहीं करना चाहेगा, हमारी जहां तक राय है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में रार जारी है और सारी खबरें महाराष्ट्र से निकल के आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। इस बार की बड़ी खबर है, आप जानेंगे कि बीजेपी से भ्रष्ट पार्टी इस भारत देश में और कोई भी नहीं है। मूल एनसीपी शरद पवार के साथ अब देखा जाए मूल प्रतीक भी उनको मिलने वाला है। सुप्रिया सुले का बयान निकल के आ रहा है। दरअसल ये शरद पवार की बेटी है, इन्होंने बड़ा खुलासा किया, कहा भारत देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी देखी जाए तो केवल और केवल भाजपा मिलने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी होने का आरोप लगाया। अपने चाचा और भाई अजीत पवार द्वारा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुले ने कहा कि वही मोदी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी का मतलब प्रकृत रूप से भ्रष्ट पार्टी, वह अभी बीजेपी का नेता बन चुके हैं और उनके सारे दाग धुल चुके हैं। यानी कि देखा जाए अगर कोई भी भ्रष्ट रहे वो भाजपा का दामन थाम ले रहा है तो वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, यानी उसके पास भ्रष्टाचार के लिए कोई भी कलंक नहीं रह जाता है, ऐसा सुले का कहना है। सुले ने आगे कहा कि हम तो शामिल नहीं होने वाले, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरह से एक नई रणनीति के साथ हमेशा विधायकों को तोड़ती आ रही है, वैसे देखा जाए बीजेपी इसको डराने धमकाने के लिए करती है, क्योंकि बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है। अगर नेता डरा धमका कर नहीं आते हैं तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव डाला जाता है। इन सारी वजहों से लगातार पार्टी को तोड़ते आए हैं भाजपा के लोग। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा है? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, 22 जुलाई का अहम दिन होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बार फिर से प्रियंका गांधी का कदम ग्वालियर में पड़ने वाला है। ग्वालियर में पड़ते ही जान लीजिए आपका सिंधिया के गढ़ में पूरी तरह से वोटों पर छापेमारी कर दी जाएगी। सेंधमारी करने वाली है प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार कर लिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस बैठक में खास तौर पर बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदेश भर में जनसभाओं की भर चर्चा हुई है। यानी आखिर मध्य प्रदेश में कब कब रैलियां होने वाली हैं, इनसे पर भी चर्चा हुई। और 22 जुलाई को ग्वालियर में अब जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। ये इतना अहम क्यों है, ज़रा समझिए। बीजेपी लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की है, उसकी भी पोल अब प्रियंका गांधी एक परत दर परत खोलती आएंगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये सारी बातें अहम मुद्दे के रूप में जनता के सामने रखने वाली हैं। और बीजेपी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसमें सिर्फ इजाफा हो रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे, इसकी राय जो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, लोकतंत्र को लेकर अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस नरसिंह का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है लोकतंत्र कायम रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि कोई भी मामला जिस तरह से अलग रुख में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहा है। देखा जाए तो एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश PS नरसिम्हा ने कहा कि लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। यह देखने की जरूरत है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अवधारणा संवैधानिकता और कानून के शासन के मध्य कैसे जुड़ी हुई है। शक्तियों के पृथक्करण और अवधारणा के मध्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक व्याख्यान की बात करने वाले नेता किसी भी तरह से दबाव नहीं डाल सकते हैं। यानी उनका कहना है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए जो भी कानून की तरफ से परिणाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो गोधरा कांड रहा हो या फिर किसी भी गौरक्षक का कांड रहा हो, जिस तरह से उसमें सुनवाई होती है, कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही है। कहाँ लोकतंत्र और कहाँ न्यायपालिका इसको कायम कर रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और नरसिंह का बयान किस तरह से आपको लगा, अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बीजेपी के अंदर विपक्षी एकता से हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि आए दिन वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गुजरात में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिग्गजों का जगह से अब टिकट कटने वाला है। 4 राज्यों में अब तक बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। सियासी खबरों में आपको बताया था 4 ही नहीं बल्कि 6 राज्यों में आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। और इसी सियासी हलचल में देखा जाए गुजरात से भी अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज होती जा रही है। दरअसल देखा जाए जिस तरह से कर्नाटका में जीत के बाद लगातार बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी को अब पता है कि आने वाले समय में रास्ता आसान नहीं होने वाला है। यही बड़ी वजह है कि वो सारी पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या इस बदलाव से कुछ खास प्रभाव पड़ेगा या नहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में? अपनी राय तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, यूसीसी पर बड़ा बयान निकल के आ रहा है। कल जिस तरह से आपने देखा प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया यूसीसी को लेकर। उन्होंने बताया अगर इसे लागू किया जा रहा है भारत में जलजला आ जाएगा। फिर इसी बीच देखा जाए यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अहम बैठक बुला ली। ड्राफ्ट समेत कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको बताते चले देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस तेज होती जा रही है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सक्रियता दिखा रहा है। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल अहम बैठक किया। सुबह 10 बजे से लेकर लखनऊ में शाम तक ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। 28 जून से जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली होती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद सियासी रूप ले लेता है यूसीसी का मुद्दा। और इसे एक तरह से देखा जाए तो केवल और केवल चुनाव के मुद्दे से रखा जा रहा है। जरा समझिए, समान नागरिक संहिता भारत में एक प्रस्ताव है जिसका मकसद धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानून को धर्म, जाति, पंथ, यौन अभिविन्यास और लिंग के बावजूद सभी के लिए समान रूप से करना। और इसके बाद आप देखेंगे कि अन्य धर्म के लोग एक दूसरे से नफरत की निगाहों से भी देखने लगेंगे, क्योंकि उनके धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है समान नागरिक संहिता को लाकर, यह कहाँ तक जायज़ होता है, ये देखने वाली बात होती है। वैसे आप सबकी क्या राय है समान नागरिक संहिता को लेकर? अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। असम मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सरकार ने आदिवासियों पर अत्याचार किया, इसी तरह से देखा जाए अब मध्य प्रदेश में अब देखा जाए उम्मीदवारों के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1.25 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं लाई जा रही है। शिवराज सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी है। प्रधानमंत्री की सारी रणनीतियों पर सरकार चल रही है और इसको लेकर अब छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सन 2020 में अब तक 5100
पद खाली हैं उन्हें भी पूर्ण नहीं किया गया है। ये तो नया ब्यौरा निकल के आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में अभी 1.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए 51,000 पद हैं जिन पर अभी भर्ती भी नहीं की गई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट लेके हैं। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही ईवीएम को लेकर लगातार घमासान मचा है देश भर में, लेकिन इसी बीच जिस तरह से शरद पवार के पोते रोहित पवार ने खुलासा कर दिया कि ईवीएम की मरम्मत चल रही है लोकसभा चुनाव के लिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या सचमुच ईवीएम के जरिए लगातार सत्ता में आ रही है भाजपा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा जरूर। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्थापना दिवस पर लालू ने बोला करारा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर, कहा सबसे भ्रष्ट नेता है मोदी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार देश को तोड़ने की राजनीति कर रहा है और साथ ही विधायकों को पैसे से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जो भी सियासी हलचल इस समय दिखाई दे रही है, नेताओं के अंदर जो भी फूट है, उसकी वजह केवल और केवल एक है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। यह सब बयान उन्होंने अपने पार्टी की स्थापना दिवस पर दिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई तक 30 तहसीलवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। वहीं देखा जाए जिस तरह से गोधरा कांड में सभी को निर्दोष छोड़ा जा रहा है और जिस तरह से सरकार सभी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यायपालिका का भी हाथ देखने को मिल रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा भाई, राजस्थान विधान बैठक को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई से बैठक शुरू होने जा रही है। देखा जाए तो राष्ट्रपति ने यह बड़ा भाषण देकर बिल पास कर दिया है। 14 जुलाई से राजस्थान विधानसभा की बैठक शुरू होने जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।